नमस्कार, राजस्थान बजट स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज वित्त मंत्री दिया कुमारी अंतरिम बजट पेश करेंगे और भजनलाल सरकार का ये पहला बजट होगा। आज क्या घोषणाएं होंगी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, क्या कुछ घोषणाएं होंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक तरीके से लेखानुदान होगा, चूंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में 4 महीने के लिए बजट आ रहा है और इसीलिए इसे अंतरिम बजट कहा गया है, लेखानुदान कहा गया है। आज बजट में क्या कुछ खास रहेगा ये तो देखेंगे ही। इस पर A1 टीवी भी आपके लिए महा कवरेज इसके ऊपर लेकर आ रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए, इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भीमराज जाखड़ जी जुड़ चुके हैं। भीमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज चूंकि बजट पेश होने वाला है, इंटरिम बजट एक तरीके से ये है, तो कांग्रेस की नजर से अगर जानना चाहे तो बजट में क्या कुछ घोषणाएं होनी चाहिए, क्या कुछ ऐलान होने चाहिए आम जनता के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को कि आज 80% आबादी कृषि पे निर्भर करती है, तो आप किसानों के लिए वो चीज दीजिए जिससे किसान आगे बढ़ सके, युवा शक्ति आगे बढ़ सके, महिलाओं का आम मुख्य धारा के अंदर आगे बढ़ सके, युवाओं को बेरोजगारी दूर हो सके। तो मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार है केंद्र के अंदर, जब बीजेपी की सरकार आई थी कि हम किसानों को 2700 रुपए गेहूं देंगे, पर वो घोषणा करते हैं बाद में पेपर में आती है कि हम तो 2200 रुपए खरीदेंगे। क्या आप खोखला वादा करना चाह रहे हो? अब रही बात महंगाई की बात, एलपीजी सिलेंडर पे आना चाहूंगा। जब हमारे कांग्रेस की सरकार थी, 76 लाख लोगों को हम लोग सिलेंडर दे रहे थे 500 रुपए में। इन सरकार ने बोला हम 450 रुपए में, आज 450 में दीजिए। सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने 72,83,000 लोगों को सिलेंडर दिया, क्या उन लोगों को इन्होंने धोखा नहीं दिया क्या? और आखिर मैं पूछना चाहता हूं, आप 450 सिलेंडर क्यों दे रहे हो? आखिर महंगा किसने दिया? सवाल किस रख रहे? जब यूपीए की सरकार थी, आपको 400 रुपए के लगभग दाम में सिलेंडर मिलता था, इन्होंने उस दाम को 1100 रुपए तक पहुंचा दिया। जब जनता महंगाई की मार से तरसता है। आज आप देखिए कच्चे तेल के दाम देखिए, पूरे विश्व के अंदर कच्चे तेल के दाम गिरते जा रहे हैं। 19 महीने के अंदर 31% कच्चे तेल के दाम कम हो गए। क्या आप 5% ही कम नहीं कर सकते? 10% आप केंद्र सरकार को करना चाहिए। पूरी कंपनियां, ऑयल कंपनियां बेनिफिट के अंदर चल रही है। अभी तिमाही का रिजल्ट आया था इंडियन ऑयल की, मैं पढ़ रहा था तिमाही रिपोर्ट, उसमें 11,000 करोड़ का बेनिफिट है। तो उनको करना चाहिए इस बात को कि आप इसकी महंगाई कम कीजिए ताकि जनता को थोड़ी आसानी है उसके महंगाई से दूर हो जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कंक्लूड कर देता हूं जी, क्या आज जो सबसे बड़ी समस्या पोल्यूशन की होती जा रही है, क्या पोल्यूशन पे भी कुछ इन सरकार को एक्शन लेने? पूरे विश्व के जो पोल्यूशन के 100 शहर है उसमें 90 शहर है वो हिंदुस्तान के, उसमें से टॉप 5 के अंदर अपने हनुमानगढ़ और जयपुर आ रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा भिवाड़ी तो पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, तो इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और मैं चाहूंगा कि इस बजट में कुछ आना चाहिए। भीमराज जी, आपने कच्चे तेल की बात की, गैस सिलेंडर की बात की, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि 450 में वो गैस सिलेंडर दे रही है और पेट्रोल डीजल का जो वैट कम करने का जो एक फैसला होता है वो तो राज्य सरकार के हाथ में होता है और कांग्रेस की सरकार भी रही है, उस टाइम पे भी तो पेट्रोल डीजल के वैट कम किए जा सकते थे। देखिए, मैं आपको एक बात कह देता हूं कि इन्होंने जीएसटी लागू किया। जीएसटी लागू होने के बाद जो सरकार को टैक्स के जरिए रेवेन्यू आता था वो सारा केंद्र सरकार के पास जाता है और केंद्र सरकार राज्यों को अपना हिस्सा देती है। सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो सारा जीएसटी वहां जाता है, तो दोनों जाते हैं। जो सीजीएसटी होता है सेंटर का वो रख लेती है, एसजीएसटी केंद्र सरकार फिर वापस रिफंड करती है। तो वो केंद्र सरकार जारी रखी या नहीं, तो सरकार को वेट लगाना सरकार की मजबूरी, सरकार को चलाई कैसे संस्थानों को। अब सरकार आते ही इन्होंने रिफंड जारी करने कर दीजिए, आप कम कर दिया। अब इन्होंने किया, अब इनकी डबल इंजन की सरकार है, आप कटा दीजिए, कर दीजिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं किसानों के लिए, जो क्या इनकी सरकार है, सरकार आते ही भाखड़ा न्यास बोर्ड जो चंडीगढ़ के अंदर है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहां भाजपा की सरकार है। 1288 क्यूसेक पानी काटा गया, किसान धरने पे बैठ के उनको दूर करना चाहिए। किसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर किसान रातों को सड़कों पर बैठे थे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी जो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी, लेके आते, हालांकि वो गुजरात ने उनको मानने से मना कर दिया। उसमें 49% हिस्सा केंद्र का होता है, 49% स्टेट का होता है, 2% काश्तकार देता है। आज 2021 के फसल बीमे के मुआवजे को लेकर किसान आज सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। आखिर वो किसान तो अपने ही है ना, उनको आप क्यों परेशान कर रहे हो? चौथा सबसे बड़ा इन्होंने जो अत्याचार किया वो 10 करोड़ 70 लाख मनरेगा मजदूरों पे अभी 1 महीने पहले इन्होंने किया और उनको 1 घंटे के अंदर बाहर निकाल दिया लात मार के। मनरेगा के अंदर वो आदमी जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, आखिर इनको क्यों निकाला गया? बोले हम तो सत्यापन करेंगे। आप किसका सत्यापन करोगे? आधार कार्ड केंद्र सरकार का है, बैंकों में जिसमें पैसा आता है केंद्र के सरकार के अधीन आते हैं, और मनरेगा स्कीम भी केंद्र सरकार की है। आखिर क्यों, किसको धोखा देना चाह रहे हो आप लोग? इसलिए मैं कहना चाहता हूं इनके उनको सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए ताकि हो। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा होती है जी।
आज विश्व के अंदर जब यूपीए की सरकार थी, विश्व की टॉप 200 यूनिवर्सिटी के अंदर जेएनयू आया करती थी, इन्होंने उसका बजट घटा दिया। एमपीएल की 1194 सीटें थी, उसमें 1000 सीटें घटा दी, फीस डबल कर दी। आप क्या करना चाह रहे हो? आप शिक्षा के लात मारने अपने, यदि इनको शिक्षा से बड़ा परहेज है, क्योंकि शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवालों का जवाब नहीं तो नरेंद्र मोदी जी के पास है, न इनके केंद्र के मंत्रियों के पास है। ये तो वो लोग हैं जो 3 काले कानून लेके आए थे, और 3 काले कानूनों को किसानों को क्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर खेती करना सिखाएगा? कौन था वो शरद मराठे, कौन था वो संजय मरीवाला? आज तक उसका आज जवाब नहीं आया। इसके कारण 12 महीने 12.5 महीने किसान आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए, मोदी जी ने माफी मांगनी पड़ी, बोले मेरी तपस्या में गलती रहेगी। हम तो पूछना चाहते हैं, क्या ईडी संजय मरीवाला और शरद मराठे पे कभी कार्रवाई करेगी? और वो लोग कौन थे? और जो इन्होंने टास्क फोर्स बनाई थी नीति आयोग में, क्या उसमें कोई किसान संगठन था, किसान नेता था, या कृषि विशेषज्ञों को क्यों नहीं लिया गया? उसमें किसी को नहीं लिया। बिग बास्केट, पतंजलि, महिंद्रा, इन लोगों को तो उसमें लिया गया, वो खेती करना सिखाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज 13 फरवरी से अब किसान आंदोलन फिर शुरू हो रहा है। आप उनकी एमएसपी दीजिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कीजिए। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री जी थे, मनमोहन सिंह जी को लेटर लिखा करते थे, बोले आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कीजिए, एमएसपी लागू कीजिए। कहां गई वो रिपोर्ट? कहेंगे आप सत्ता में 10 साल से कीजिए ना। इन्होंने तो, ये जो इनके नेता हैं, ये तो काले कानूनों को किसानों के फायदे के बता रहे थे, जीपों से रोड के बता रहे थे, लाठी गोली और बंदूक से बात करके बिल्कुल भीमराज जी, देख क्या वो आज वही नेता कानून वापस हो गए तो कह रहे हैं वो किसानों को फायदे के लिए? देखिए, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद और भी गेस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। जल्द लौटते हैं, आप बने रहे A1 टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का राजस्थान बजट स्पेशल में स्वागत है। बजट पर चर्चा कर रहे हैं। भीमराज जी ने बजट के बारे में बताया कि कांग्रेस की नजर में बजट किस तरीके से होना चाहिए, साथ ही बीजेपी पर भी तमाम तरीके के आरोप लगाए और सवाल भी पूछे। और इस बजट में अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मदन प्रजापत जी। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मदन जी, आपके आने से पहले भीमराज जी ने बहुत सारे सवाल बीजेपी से पूछे थे, उन पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले ये पूछ लेते हैं कि बीजेपी इस बजट में क्या कुछ खास लाने वाली है, प्रदेशवासियों को क्या सौगात देने वाली है? देखिए, भीमराज जी का तो कहाँ मैं आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये तो जब सरकार में थे जब भी ये रोने का रोज नहीं रोते रहते थे, कभी जीएसटी का रोते थे, कभी किस चीज का रोते थे और मजबूरियां दिखाते थे। वो इनकी गलती नहीं है, क्योंकि राजीव गांधी जी भी रोज नहीं रोते थे। वो ये कहते थे मैं 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे उन्हीं के कांग्रेस ही खा जाते थे उस टाइम। अब देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो 2,000 रुपए अगर किसान निधि का देते हैं तो किसान निधि का 2,000 रुपए ही पहुंचता है। अब देश में ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो गांव गरीब और किसान की बात करते हैं, जो गरीब का पक्का मकान बनाते हैं। इस देश के अंदर 25 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले और ये गरीबी हटाते रह गए। राजीव गांधी गरीबी हटा रहे थे, मनमोहन सिंह जी भी गरीबी हटा रहे थे, इंदिरा गांधी हटा रही थी, जवाहरलाल नेहरू हटा रहे थे, सारे पीवी नरसिम्हा राव हटा रहे थे, सब गरीबी हटा रहे थे, लेकिन गरीब को कभी नहीं हटाया, मुख्य धारा के अंदर लेके आए। छोड़िए कर इनकी बात को, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार बनी है, ये सरकार गांव गरीब और किसान की सरकार है। क्योंकि माननीय भजन लाल जी भी एक मजदूर के किसान के बेटे हैं, और इस सरकार के अंदर जितने मंत्री हैं वो सारे मंत्री कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हैं, गरीबी से जुड़े हैं, मजदूरी से जुड़े हैं। तो ये आम व्यक्ति की, आम नागरिक की सरकार है। और जब आम नागरिक की सरकार बनती है, जब बंद कमरों से फैसले निकल के बाहर जनता के बीच में होते हैं, तो वो जनता के रूप के अंदर फैसले होते हैं, जनता के हितों के फैसले होते हैं। वो गरीब के बारे में सोचा जाता है, वो किसान के बारे में सोचा जाता है। ये जो बजट होगा, ये युवाओं के भविष्य का बजट होगा, ये किसान को समृद्ध और दृढ़ बनाने का बजट होगा, ये महिलाओं को सशक्त बना के और महिलाओं के सम्मान का बजट होगा। ये बजट राजस्थान के इतिहास के अंदर एक विशेष दर्जा रखने वाला होगा, राजस्थान को विकास के प्रथम पंक्ति में लाके खड़ा करने वाला बजट होगा। मैं इतना कह सकता हूं, आरोप प्रत्यारोप लगाना कांग्रेस का काम है। जो कांग्रेस की पिछली सरकार 5 साल तक ईआरसीपी का रोजना रोती रही और पूर्वी राजस्थान से अपने वोटों की फसल काटने में माननीय उस टाइम के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लग रहे थे, उनको जनता ने जवाब दे दिया और उन्होंने सही निर्णय लेके ये दिखा दिया था उसी टाइम पे कि हमको मोदी जी पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। और उस भरोसे को कायम रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने 1 महीने के अंदर ईआरसीपी का मुद्दा हल कर दिया। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि ये पंजाब हरियाणा की भी बात करें तो बिल्कुल सही है। आपका भी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं का भी एक बहुत अच्छी बात है कि वो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे ही करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कभी कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ये नहीं कहा कि हम हरियाणा का फैसला करवा देंगे या वहां का करवा देंगे। ये हरियाणा का फैसला पहली बार का थोड़ी है,
कई सरकारें आई और गई है। जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान को लाभ मिला, वैसे ही हरियाणा से भी समझौता होकर लाभ मिलेगा। माननीय भजन लाल जी इस कार्य के अंदर लग गई है। जल शक्ति मंत्रालय ने भी इसके दे दिए हैं दिशा निर्देश और इस पर जल्दी कार्रवाई होगी। राजस्थान की जनता को राहत मिलने वाली है। राहत मिलने वाली है भ्रष्टाचारियों से, राहत मिल गई है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले से, और राहत मिल गई है आपके परिवारवाद की राजनीति से। परिवार से बाहर निकल के जब गरीब का बेटा बनता है तो ऐसा ही निर्णय होता है कि पूर्वी राजस्थान पे फसल काट रहे थे वोट की, आज जनता को 5 साल तक मरने के लिए छोड़ दिया, पानी की प्यास के लिए इन्होंने छोड़ दिया और एक डीपीआर बना के नहीं भेजी। परिकल्पना करते रहे हम ये होंगे हम वो होंगे, लेकिन ये दिखा दिया राजस्थान की सरकार ने कि ये काम ऐसे होते हैं। हम मुद्दों की राजनीति नहीं करते, मुद्दों का समाधान करते हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे देश में हो, चाहे राम मंदिर हो, 370 हो, 3 तलाक हो, किसान को बजट 5.6% की वृद्धि करके बजट बढ़ाना हो, वो सारे कार्य दिखाता है। अब कांग्रेस हाथ मलती रहे, रोती रहे, कुछ भी करती रहे, वो जनता जानती, जनता इनकी पे भरोसा नहीं करती, जनता देश की जनता मोदी जी पे भरोसा करती है, उसी का नतीजा है। लेकिन मदन जी बीच में रोकना चाहूंगी, भीमराज जी तो ये भी बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए थे और जब बीजेपी की सरकार राजस्थान में आई थी तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, वो एक तरीके से धोखाधड़ी की बात हुई। एक बार मदन जी, और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जब आप ERCP का जिक्र कर रहे हैं, वीमेन एम्पावरमेंट का बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को जब सिलेंडर सस्ते में देने की बात हुई थी वो बढ़ाकर 1100 कर दिया। अब राजस्थान के अंदर 450 कहिए तो कितना आंकड़ा वो है? देखिए 76 लाख है साहब, इन्होंने 76 लाख पेपर के अंदर आती है, 72,83,000 मदन जी तैयारी करके आइए, अखबार में के अंदर आया। आप मान नहीं लेता, आप फ्रस्ट्रेशन मत रखो। फ्रस्ट्रेशन नहीं है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मैं 72 लाख मान लेता हूँ, 72,83,000 मान लेता हूँ, 72 लाख नहीं 72,83,000 मान लेता हूँ। सुन लीजिए, अब सुनने की क्षमता रखिए। नहीं, सुनने की क्षमता है, सुनिए अब सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि एक स्लोगन चलाया, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं अशोक गहलोत जी, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं अशोक गहलोत जी। कितने को दिया? ये तो रजिस्टर्ड थे ना। सुनिए, जो उज्ज्वला वाले भी रजिस्टर्ड थे और BPL वाले भी रजिस्टर्ड थे। आपके हिसाब से 72,89 मान लूं, वो 500 रुपए का कितने को रजिस्ट्रेशन करा के दिया? 15 लाख लोगों को आपने 76 लाख लोगों को सिलेंडर दिया और 76 लाख कुछ नहीं है। आखिर एक चीज मैं कह रहा हूँ, आपने तो महंगे किए, हमने सस्ते किए और हमारी सस्ते किए हुए। आप पूछना चाहता हूँ, बीजेपी और राज्यों में भी सरकार है। 1 घंटा अकेले बोलिए फिर भी सुनने की क्षमता नहीं है। 1 घंटा नहीं बोला मैं। सच इतना ही साफ होता है कि जैसे बोलते हैं वैसे कुर्सी से उछलते हैं। गरम तवे पे पड़ते ना पानी की छींटे, वैसे आपके गरम तवे पे सच्चाई के आप थोड़ा मर्यादित रहिए। गरम तवा, रोना, ये थोड़े शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। अरे नहीं, आप इस शब्दों का इस्तेमाल कर दिए, ये मर्यादित शब्द नहीं है। रोना गरम तवे पहले जान लेते हैं वो। भीमराज जी आप पर भी आएंगे, 1 सेकंड पहले। भीमराज जी कह रहे हो मर्यादित, कह रहे हो, रो रहे हो। भीमराज जी 1 सेकंड सर, ये तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी 100 तरीके की बातें बोली जाती है, क्या क्या गालियां उनको दी गई, ये भी सब प्रधानमंत्री है। मदन जी को सुन लेते हैं पहले। मदन जी पहले आप आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। जाखड़ जी ने कहा कि भाषा की मर्यादा, मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने ऐसा नहीं बोला। आप भाषा की बात वो कर रहे हो जो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर कहते हैं कि कुत्ते जैसा भोंकने वाला बूथ अध्यक्ष चाहिए, तो आप भाषा की मर्यादा मुझे सिखा रहे हो? इससे बड़े कार्य आपके प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए बोल रहे हो, आपने देखा ही नहीं, आपको वो दिख गया? प्रधानमंत्री एक महिला को आप बड़ी संसद में जर्सी गाय बोलते हैं, वो नहीं दिखा। बछड़ा बोलते हैं आप, वो शब्द आपको ध्यान नहीं है कभी? आप बजट पर चर्चा कर रहे हैं, मदन जी बजट पर बात कर लेते हैं। बजट पर तो ये बोलने इनको के जैसे मैंने आके आप अपनी बात को रखिए। अकेले खेल रहे थे, जैसे सामने कोई आया तो इनको बड़ी दिक्कत होने लगी। हमारे कोई सुनो आप सुन लो। इन्होंने किसान की बात पे, मैं इनको थोड़ा बहुत सुना था मैंने, तो ये कह रहे थे किसान के कृषि कानून की बात होगी। जाखड़ जी बड़ी ईमानदारी से बताइए, पंजाब में कौन सा कृषि कानून लागू है और किसने लागू किया था? किसान को उस कानून में अगर एग्रीमेंट तोड़ता है तो जेल भी हो जाती है। आप ही की सरकार ने चालू किया था, आप ही ने रखा था वहां पे ये कानून। जहां से राहुल गांधी सांसद, वहां कौन सा किसान कानून चल रहा है? थोड़ा जनता को बताइएगा। आपकी कथनी और करनी में फर्क होता है, इसीलिए जनता आपको बाहर का रास्ता बताती है और हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए जनता मोदी को चुनती है। दूसरी चीज ये कह रहे थे किसान पिछले 10 साल में 5.6 कृषि बजट बढ़ा है। पिछले 10 साल के अंदर जो है 63,68,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है कृषि सिंचाई के लिए। पिछले 10 साल के अंदर 50% से अधिक किसानों के मूल्य जो है सुरक्षित रखा गया है फसल के लिए। इस राजस्थान ने वो भी टाइम देखा। जाखड़ जी आप तो मेरे ख्याल से किसान के बेटे कहलाते होंगे,
आप और मेरे में कोई विशेष नहीं, आप किसान के बेटे हैं और मैं माटी का लाल हूं, मैं कुमार का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि हकीकत क्या होती है, इस मिट्टी के अंदर फसल कैसे पनपती है। आप शायद नहीं समझते, आप सिर्फ कहलाने के किसान के बेटे हैं। लेकिन उस टाइम की आपकी जबान कहां गई थी जब राजस्थान का किसान को बाजरा नहीं बेचना पड़ रहा था, पड़ोसी राज्य में जाके और बेचना पड़ रहा था। एमएसपी पे राजस्थान की सरकार भी नहीं खरीदती थी। मैं इससे बात को नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि आपकी इन्हीं गलतियों के कारण आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप बात कर रहे थे युवाओं का, 19 पेपर आपकी सरकार के अंदर नीलाम हो गए, बेच दिए। आपका पूर्व राज्य मंत्री युवाओं के भविष्य के साथ में सौदा कर रहा था, बेच रहा था, 18.5 लाख लेता हुआ पकड़ा गया। आरपीएससी का अध्यक्ष कहता है मैं 2 करोड़ रुपए देके बनाऊं, और किसके हस्ताक्षरों से बनता है? जाखड़ जी बताइए जरा युवाओं को राजस्थान के कि किसके हस्ताक्षरों से आरपीएससी का अध्यक्ष बनता है। ये सब चीजें जनता ने देखी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। मैं फिर कहता हूं, माननीय भजन लाल जी ने आते ही दिखा दिया, 450 रुपए के लिए सिलेंडर करने के लिए कोई राहत कैंप लगाने की जरूरत नहीं है। जो बीपीएल रजिस्टर्ड थे, जितनी संख्या रजिस्टर्ड थी वो और आपके उज्ज्वला वाले सबको मिलना चालू हो गए। इनकी सरकार में जो ये कहते हैं कि हमने सिलेंडर इतना का रखा है, इतने का नहीं है। आप नेट चेक कर लीजिए, उस टाइम सिलेंडर पे 1200 रुपए का सिलेंडर था, सरकार सब्सिडी देती थी। बस तो सरकार पे मदन जी एक बार ये भी बता दीजिएगा, जो 400 450 का जो सिलेंडर मिल रहा है ये कब तक मिलेगा? क्योंकि जैसा कि भीमराज ने कहा कि पहले सस्ता मिलता था, फिर 1100 पे पहुंचा दिया उसको। सीधा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि जो चालू की थी वो 2019 में चालू की थी, जब से लेके आज तक मिल ही रही है। इस देश के अंदर जनधन खाते 2014 के अंदर खोले गए थे, आज तक खुल ही रहे। इस देश के अंदर स्टार्टअप के लोन 2016-17 से मिल रहे थे, आज तक मिल ही रहे। ये सरकार कभी भी योजनाओं को बंद नहीं करती। ये पक्के मकान देने की बात हो, चाहे सिलेंडर देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला की शौचालय देने की बात हो, इस देश के अंदर हम देते हैं और करते हैं। हम केवल घोषणाएं नहीं करते हैं कि सदन में खड़े हो। ये परिदृश्य भी आपने भी देखा, आपके चैनल ने भी रिकॉर्ड किया है कि सदन में खड़े होते थे मुख्यमंत्री जी, घोषणा करते थे, आप लेते लेते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। आपके पास पैसा है नहीं। कुवित्तीय प्रबंधन को आज राजस्थान भुगत रहा है। जो बिजली की दरें वसुंधरा राजे जी के टाइम पे बिजली घाटे को एट पार्ट करके गई थी, छोड़ के गई थी, उस बिजली के घाटे को 8,000 करोड़ रुपए पे लाके आपने खड़ा कर 80,000 करोड़ रुपए पे लाके आपने खड़ा कर दिया। जाखड़ जी ये जनता देख रही है, इसीलिए पता है। और आज जब बजट आएगा, जब बिल्कुल, क्योंकि बंद कमरों में बजट नहीं बनेगा, मैडम सोनिया के हस्ताक्षरों से बजट नहीं बनेगा, वहां के किसी उससे या एक व्यक्ति को खुश करने के लिए, एक परिवार को खुश करने के लिए वहां के नाम नहीं दिए जाएंगे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनके नाम पे नहीं बनेगा। अब बजट बनेगा किसान के लिए, अब बजट बनेगा युवाओं के लिए, बजट बनेगा मजदूर के लिए, और बजट बनेगा मेरी माताओं और बहनों के लिए। इस राजस्थान इस बजट के बाद में आपकी पिछली पंक्ति में छोड़ के गए हुए को अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा करने का काम राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार करेगी। और ये गांव गरीब और किसान की सरकार है। मैं फिर यही कहता हूं, ये किसी व्यक्तिवाद और परिवारवाद से निकली हुई सरकार नहीं है। एक परिवार का जहां पे ऑर्डर चलता हो, एक परिवार के जहां से रिमोट से चलते हो, वहां का नहीं है। यहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो मजबूत है। ये बार बार एक चीज का जिक्र करते हैं, जाखड़ जी ने भी जरूर किया होगा मेरे पीछे से, पर्ची 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 पर्ची। गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में राजस्थान के चुनाव हुए और उनके नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, और वो अपनी हार के मुंह को छुपाने के लिए सिर्फ अपनी व्यक्तिगत जीत को इलाके खड़ा करते हैं। वो कहते हैं मोरिया बुलवा दिया। इसका मोरिया भूल गया, आपका भूल गया मोरिया। राजस्थान में विपक्ष में आगे आप कहते थे हम घोषणाएं काम किए, ये किए, मोरिया भूल गया गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, और वापस उसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये दिखाता है कि आपकी पार्टी के अंदर जो है वो परिवारवाद और आपके गुटबाजी के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और उस गुटबाजी को राजस्थान की जनता ने भुगता है। और आने वाले 20 साल तक अब आप गुटबाजी करते रहिए बैठ के वहां पे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के गांव गरीब किसान की सरकार रहने वाली है। ठीक है मदन जी, आपने कहा कि हमारी पार्टी लोक लुभावन वादे नहीं करते, जनता के हित में वादे करते हैं। सर हर पार्टी करते हैं लोक लुभावन वादे जब चुनाव बेहद करीब होते हैं। भीमराज जी एक सेकंड सर, पहले भीमराज जी से पूछ लेते हैं, फिर आते हूँ सर आपके पास आती हूँ। भीमराज सर भी काफी देर से बैठे। भीमराज जी इन्होंने एक सेकंड तरफा बैटिंग कर रहे थे, बैठ के थोड़ा सा भीमराज जी इन्होंने एक सेकंड भीमराज जी मदन जी ने बोला है कि आप किसानों की बात करते हैं, तो किसानों के लिए क्या कुछ किया है कांग्रेस सरकार ने, ये भी देखा है। साथ में एक जो मुद्दा काफी इस वक्त राजस्थान पर हावी है वो है ईआरसीपी का। वो तो कह रहे हैं कि हम ईआरसीपी का जो ये मुद्दा है हल कर चुके हैं, कांग्रेस इस पर सिर्फ राजनीति कर रही है। और हम हरियाणा और पंजाब की बात छोड़ देते हैं, राजस्थान के ऊपर आ जाते हैं। राजस्थान की स्थिति क्या है?
उसका भी समाधान कर पूछना देंगे। चाहता हूँ कि इन्होंने ये तो मेरे ख्याल से मदन जी तैयारी करके नहीं आए और तैयारी करके आते हैं 3 काले कानूनों पे। मैं पूछना चाहता हूँ कि सर्द मराठे कौन है? एक मिनट रुकिए, आप चिल्लाइए मत, अब चिल्लाइए मत, उछलिए मत, चिल्लाने। जब मैं पूछना चाहता हूँ कि सर्द मराठे कौन था जो ये 3 काले कानून लेके आया? और जब कोरोना काल देश में फैला रहा उसने बयान दिया था, एक सेकंड रुकिए, आप बीच में मत बोले, बीच में मत बोलिए, सुनने की क्षमता रखिए और धैर्य रखिए। हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि 3 काले कानूनों में सर्द मराठे कौन था जो 3 काले कानून लेके आया था और जिसने ये कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं? और एक शशिकांत नीति आयोग का पूर्व अध्यक्ष कहता है कि अभी भी देश में कोरोना फैला है, आप अभी भी इसको लागू कर दीजिए। संजय मरीवाला कौन था? एक बार बताइए। नीति प्लीज सर, एक सेकंड रुकिए, पूरा समझ दीजिए। नहीं, आपने सवाल बहुत सारे पूछ लिए, मैं बता दूं, सबका जवाब दे। तो जब मैं पूछना चाहता हूं कि नीति आयोग ने जो टास्क फोर्स बनाई थी उसमें कौन कौन थे? 11 लोग कौन थे? उनका नाम बताइए ना। क्या उस आदमी का नाम बताओ थे जो योगेंद्र यादव को रिश्वत देने की कोशिश बताओगे? मैं बता रहा हूं, मैं बता दूं, पतंजलि, बिग बास्केट, महिंद्रा, ये लोग इनको आपने शामिल किया। और फिर मोदी जी ने क्या कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई और मैं किसानों से माफी मांगता हूं। पहले आपके नेता जीपों से कुचल के, लाठी गोली बंदूक से बात करके किसानों को बता रहे थे ये कानून फायदे के लिए, फिर कहते हैं हटा दिए, बोले मोदी जी ने बात किया है। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि जो मजदूरों की बात करते हैं वो किस मुंह से बात करते हैं? अपने गिरिबान में जाके और बताएं कि 10.5 करोड़ 70 लाख नरेगा मजदूर अभी 20 दिन पहले लात मार के बाहर निकाला है मोदी जी ने, उस पर कुछ 2 शब्द बोलेंगे? किस लिए बाहर निकाला उनको? क्या हम सत्यापन करेंगे? किसका सत्यापन करोगे? आधार कार्ड केंद्र सरकार के अधीन आता है, बैंकिंग सेक्टर केंद्र सरकार के अधीन आता है और मनरेगा स्कीम केंद्र सरकार के अधीन आता है। आप कौन से मजदूरों की बात करना चाह रहे हो? भाई साहब ने बात की, किसान सम्मान निधि की बात की। मैं पूछना चाहता हूं 2022-23 के अंदर 58,274 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि का बजट था और उसको घटा के 38,788 करोड़ बजट कर दिया। और इसके अंदर जो किसान थे उसमें 10.73 करोड़ थे और 9.21 करोड़ कर दिए। रही राजस्थान की बात, राजस्थान के अंदर 72 लाख किसान थे, आज 61 लाख किसान सम्मान निधि में रह गए। बात करते हैं दूसरी बात, कहता हम किसान सम्मान निधि दे किसको? आज जब क्रूड ऑयल के दाम 19 महीने में 31% सस्ते हो गए हैं और पर हेक्टर बोनी 2,000 रुपए महंगी होगी, आप कौन सी सम्मान निधि देना चाह रहे हो? कि किस पे करना चाह रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं। फिर इन्होंने अभी बताया, नहीं मैं पूरी कर दूं, जो बैंकिंग सेक्टर है केंद्र सरकार के अधीन 6 सार्वजनिक बैंक है, उनका प्रॉफिट एक साल के अंदर 70,000 करोड़ रुपए आते हैं। कहते हैं हम 10% हिस्सेदारी बेचें। क्यों बेचोगे भाई? किस आधार पे बेचना चाह रहे हो? फिर कहते हैं पीएसयू के 17,000 करोड़ का बेनिफिट आया, आप कहते पीयूसी बेच रहे हैं हम लोग। या फिर बात कर, बिल्कुल आपकी सरकार की पेपर के अंदर है, मैं नहीं कह रहा मेरी तरफ से। आप एक सेकंड और रुकिए, दूसरी युवाओं की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि अग्निवीर लाके युवाओं के पीठ में छोरा किसने गोंपा? आप देश की आर्मी को कमजोर करना चाह रहे हो? आप बात कर रहे हो अग्निवीर में, आज युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर बैठे हैं, दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। दूसरी पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली संस्थाएं, जब 3.5 लाख रेलवे में पद खाली हो, आप 5600 की वैकेंसी निकाल रहे हो, 12,000 तो लोको पायलट के पद खाली है। बैंकिंग सेक्टर में 5.5 लाख पद खाली, पीयूसी के अंदर 4 लाख पद खाली है, टोटल मिला के 19 से 20 लाख पद खाली है। परसों पेपर में आई है कि 9,36,000 सीटें खाली है, आप उनको भरिए। दूसरी, अब इनकी सरकार आई है तो मूंगफली आज जो तुलवाई चल रही है उसमें भी बारदाना नहीं है। आप किसानों और मजदूरों की लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, ये किसानों मजदूरों में नहीं बोले। और महिला पहलवाने पूरी दुनिया में जिन्होंने नाम किया, तिरंगा लहराया और जंतर मंतर पे न्याय मांगते हैं, इनके ब्रजभूषण के पक्ष में खड़े रहे और संसद में हमले करने वाले के ऊपर जब सवाल उठाए सांसद को निलंबित करते। एक सेकंड भीमराज जी, समय थोड़ा कम है। नहीं भीमराज जी, समय थोड़ा कम है। आपने जो सवाल पूछे हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, तो मदन जी दीजिए जवाब। तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जो जिनकी रग रग में भ्रष्टाचार हो और जिनकी सांसों में भ्रष्टाचार बसा हो, जिनके दिमाग में भ्रष्टाचार बसा हो, वो नरेगा और किसान निधि के जो कम होते हैं उनकी होते हैं। हम नरेगा में कम क्यों है? सत्यापन क्यों? आप नहीं सकते अमीषा जी कि जो व्यक्ति पात्रता रखता है वही लगे भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों में पैसा नहीं पहुंचे। अगर किसान निधि में 9 लाख 21 हुए हैं तो वो जो कम हुए हैं वो उसमें पात्रता नहीं थे, किसी ना किसी गलत कारण से उनकी जुड़ गए थे राजस्थान से। सुनिए, अगर उसमें अगर जिस पासबुक देते हैं तब होता है किसान सम्मान निधि में। आपको तीनों कार्ड नरेगा के बता दिए, किसान सम्मान निधि के बता दिए। सुनने की क्षमता, सुनने की तो झूठ थोड़ी सुनेंगे आपका। अरे सुन लीजिए। हाँ, झूठ सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, झूठ बोल के आप अपना। अरे झूठ कौन बोलता है? झूठ आप बोल रहे हैं। जब आपके नरेगा की राजस्थान की पावन धरा पे 50 साल का परिपक्व, मैं कह रहा हूं किसानों का कर्ज माफ, अरे किसानों के पेपर खा गए आप। किसानों के एक बार पूछना चाहता हूं, व्यापक घोटाला यूपी सरकार में हुआ, जब मैं चाह रहा हूं क्या आप जांच करा रहे हैं? 10 साल के पेपरों की जांच करा लीजिए। के बाद भी अगर ऐसा है तो इनको बुलवा लो और बुलवाओ इनको। ये जितना बोलेंगे जनता में फायदा रहेगा मेरे को।
नहीं, राहुल गांधी बोलते हैं आप बोलिए ना, आप झूठ बोले करेगा नरेगा मजदूर, नरेगा कहां झूठ बोलेगा। भीमराज जी, मैंने पहले भी कहा था कि जब झूठ के गरम तवे पे सच की बूंदें पड़ती है तो वो ऐसे ही उछलती है। उछलते नहीं है झूठ, आप उछल रहे हो, कुर्सी पे से उछलना थोड़ा कम करो, अरे कम करो। भीमराज जी एक सेकंड अब मदन ये जी, कृषि कानून की बात करते हैं। अब ये सुने, समान निधि मिलती है, बुलाओ इनको। अकाउंट मिलता है, तब आप कैसे समान निधि को झूठ कर रहे हो? बजट बजट किसने कम किया? आप बोलिए मनरेगा के बारे में। मनरेगा के जो मैंने बता दिया, भ्रष्टाचारी जो लोग थे, जो गलत तरीके से इसमें पात्रता नहीं रखते थे, वो जुड़ गए। उनका कम होना क्या गलत काम है क्या? सही है। और उसी के कारण राजस्थान में जो है किसान निधि का पैसा बढ़ाया गया है, क्योंकि जो पैसा हम देते थे उसमें जो बचेगा वो व्यक्ति के पास में असली जो उसका हकदार है उसी को मिलेगा, बिना हक वाले को नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार में 1 रुपए का पैसा भी लुप्त नहीं होने देंगे। ये जवाब मेरा दूसरा इनका है। ये दूसरा कहते कृषि कानून, कृषि कानून के लिए बोल रहे थे। जाखड़ जी, आप गांव से नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते आप गांव से, और ना आपके पास में खेती की जमीन है तो आप बड़े काश्तकार हो, 100-200 बीघा। मैं किसान का बेटा हूं, चुनरीबद्ध जमीन क्या होती है मैं समझता हूं, 1 बीघा क्या होती है मैं समझता हूं, और उस 1 बीघा में 2 बोरी सरसों की होती है, उसको बेचने का दर्द मैं समझता हूं। आप नहीं समझ सकते, और इसीलिए आपने इसीलिए किसानों को भड़काया। जब कोरोना की बात की तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आपके राष्ट्रीय नेता जो राहुल गांधी थे, उनको बड़ा दर्द हो रहा था। आपने भ्रम फैलाया और अराजकता फैलाने का काम उस टाइम पे किया। हमने अगर किसानों के फायदे के लिए कोई कानून बनाया था और वो किसान कानून में आप लोगों के भ्रमित के कारण अगर कहीं कोई समस्या थी तो वापस लेने में भी देश के प्रधानमंत्री नहीं हिचकते थे, उनका कोई नहीं होता था। आज वही राहुल गांधी, आप वही राहुल गांधी उसी सरकार की बात कर रहे हैं जिस सरकार के अंदर एक विधेयक पास होता है, कैबिनेट में एक पास हुए को एक बिना कैबिनेट का हिस्सा आदमी मीडिया के सामने फाड़ के फेंक देता था। ऐसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होते हुए हमने देखा है। मैं फिर कहता हूं, आज आप कह रहे थे, बात कर रहे थे, इतना जवाब दीजिए। राजीव गांधी 15 रुपए ही पहुंचते थे, 85 पैसे कौन से लूप होल में चले जाते थे? 2000 किसान के खाते के अंदर जा रहे हैं। अब वो समय भी देखा आपने, गांव नहीं देखा। इसका मतलब हमने देखा है कि 10 रुपए आते थे या 100 रुपए आते थे तो पहले 10 लोगों को उसको देके 10 रुपए लेके जाते थे। पक्के मकान गरीब को मकान बनाने के लिए कितने से पैसे देते थे, उसमें से भी कभी पंचायत का सेक्रेटरी खा जाता था, कभी सरपंच खा जाता था। आज अगर पक्के मकान, गरीब को मकान बनाने का पैसा आता है तो भारत सरकार सीधे खाते में देती है। आज अगर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलते हैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बाहर निकलते हैं। आपकी सरकार ने तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू आए, गरीबी हटाएंगे, इंदिरा गांधी आई, गरीबी हटाएंगे, राजीव गांधी आए, गरीबी हटाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव आए, गरीबी हटाएंगे, और 2014 तक मनमोहन सिंह जी भी गरीबी हटाते रहे। और गरीबी हटाने के नाम पे वोटों की फसल आप काटते रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने 25 करोड़ लोगों को, फिर कहूंगा, गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इस देश में मुद्दों का राजनीति करते रहे आप, तुष्टीकरण की राजनीति करके, और राम मंदिर को मुद्दे को अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम किया। जी देखिए, समय कम है क्योंकि बजट थोड़ी देर में पेश होगा। मदन जी बिल्कुल मदन जी, क्योंकि बजट थोड़ी देर में वित्त मंत्री पेश करेंगे तो समय की थोड़ी अभाव है। भीमराज जी, आपसे जान लेते हैं बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि आज मैंने पहला मुद्दा कहा कि जो किसान पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं उसका पानी दिलाइए। हरियाणा सरकार भाखड़ा नंगली से 1200 क्यूसेक काटा गया, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नरेंद्र मोदी जी लेके आए। मैं सुना, आप जनता सुन रही है, नरेंद्र मोदी जी लेके आए, बीच में सुनने की क्षमता रखिए। नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, जो गुजरात में लागू नहीं है, और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है। और उसके अंदर 10 कंपनियां, 3 सरकारी है, 7 प्राइवेट है। जो सरकारी है वो 4800 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है, प्राइवेट 40,000 करोड़ के बेनिफिट में जो है सो है। पर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 2021 का फसल बीमा केंद्र सरकार की स्कीम आप किसानों को दिलाइए। वो जब 0 डिग्री टेम्परेचर, सुनो मेरी बात सुनो, तो सुनो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक बात बताइए, सुनो, आप करिए ना कार्रवाई, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपके पास ईडी है, आप सीबीआई है। मैं तो पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। भीमराज जी एक सेकंड, भीमराज जी एक भीमराज जी एक सेकंड, मदन जी समय का अभाव है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया, ये सवाल नहीं। सवाल ये है कि आज बजट से क्या उम्मीदें हैं आम जनता को? बजट से जो उम्मीदें हैं आम जनता को, मैंने पहले भी कहा है कि जो सरकार होता है कि उसका मूल कार्य के लिए प्रतिबद्ध होती है, वो होती है, मूल कार्य होते हैं मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत सुविधाएं क्या होते हैं? बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं। इनके लिए राजस्थान की जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इनके मंत्री तो कहते थे, भरतपुर वाले कहते थे रोड में गड्ढे हैं,
या रोड है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो चीज अब आप नहीं होगी। आज राजस्थान के अंदर भीमराज जी चिरंजीवी योजना की बात को बंद करने वाले आप ही बता दूंगा। अरे यहाँ पे भामाशाह चल रही थी, किसने बंद किया? और कुछ नहीं है। और आप किसने किए? और किसने किए? अन्नपूर्णा रसोई किसने बंद करी? आप इंदिरा की कोई रसोई योजना को बंद करना चाह रहे हैं। आप किसानों, आप कोरोना काल के अंदर मजदूरों को सड़कों पर रोक रहे थे, लाशें गंगा नदी में उड़ा रही थी, तब आप चुप बैठे थे। आपके प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, हवाई जहाजों में घूम रहे थे, आप कुछ नहीं। आप देश को रूल एंड डिवाइड, जब देश में कोरोना काल फैला आप नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे। आप पर्ची और प्रचार प्रधानमंत्री इस देश के अंदर फैलता जा रहा है। और दूसरी बात, मैं आपने बता दें बजट में क्या कुछ सौगात है? वो बंद होगा। ये बजट राजस्थान के गरीब का होगा, ये बजट राजस्थान के किसान का होगा, ये बजट राजस्थान की महिलाओं के लिए समर्पित होगा, ये बजट राजस्थान के मजदूर को समर्पित होगा, ये राजस्थान के व्यापारी को समर्पित होगा। मदन जी एक सेकंड, मदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी बिल्कुल समय का बिल्कुल किसने बूंदा और बिल्कुल मदन जी एक सेकंड समय का अभाव है। मदन जी देखिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजट